हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं। ये यूपी का पेपर कर रहे हैं। PYQ 2014 का पेपर है। ये सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी PCS के लिए, यूपी PCS हो या फिर बिहार PCS हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, MP हो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो रिपीट भी होते रहते हैं IAS और PCS का पेपर। और सामान्य अध्ययन के लिए जहाँ भी अगर जनरल कंपटीशन में भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके लिए भी उपयोगी होंगे। जनरल में जैसे कि जो यूपी का SI होगा या अन्य स्टेट में भी जो SI के पेपर होंगे, या फिर बिहार का दरोगा का, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे या अन्य स्टेट में टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, और BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, इन सब के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। रेलवे, SSC, बैंकिंग, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम जो थे वो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट होता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। गिरनार अभिलेख के अनुसार कालांतर में यह झील जीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। तब सम्राट अशोक के महामात्य तुषास्प ने झील का पुनर्निर्माण कराया था, जिसकी लगभग अगले 400 वर्षों तक मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार 150 से 151 ईस्वी तक शक शासक रुद्रदामन ने इस झील का जीर्णोद्धार मंत्री सुविशाख के माध्यम से कराया, परंतु इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया था। तो वही क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो वो रुद्रदामन प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। ठीक है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा जो थे दस्तार बंदान कहलाते थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को प्रदान की थी। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहां आरा को प्रदान की थी। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी थी। 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो महबूब इलाही कहलाते थे। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो महबूब इलाही कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। डी आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने समय में? तो 7 वर्षों में। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था तो 7 वर्षों में पूरा किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि तो 81 ईस्वी सन है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन। ठीक है, 81 ईस्वी है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो
सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज फ्रेजर जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ध्यान रखेंगे कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो वो था सर एंड्रूज फ्रेजर, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, और वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन के समय विभाजन हुआ था ना। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय 1905 भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सी आंसर हो जाएगा, H.W. नेविन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो किसमें भाग लिया था, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में अंतिम बार भाग लिया था। डी आंसर हो जाएगा। 1919 का अमृतसर अधिवेशन के बाद 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, अतः 1919 का कांग्रेस अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था जिसमें तिलक ने भाग लिया था। 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो बांझ और वेश्या हिंद स्वराज को कहा है। महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो हिंद स्वराज को कहा है बांझ और वेश्या। सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। इस पुस्तक की मूल रचना गुजराती भाषा में थी जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान पानी के जहाज में ये लिखा था। ठीक है, क्या है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो हिंद स्वराज में कहा है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो महात्मा गांधी को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दिया था जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इसकी जांच के लिए कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था तथा इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का काम महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ये आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली ने। देखिए एक्सप्लेनेशन, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु बम्बई में हुई थी। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। तिलक की अर्थी को महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने उठाया था। ठीक है, शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नजर थे। ध्यान रखेंगे कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे
तब उनके एक मित्र मदन जीत ने उनके सामने द इंडियन ओपिनियन नाम के समाचार पत्र का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधी जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा 1904 में इसे निकालना प्रारंभ कर दिया गया। मनसुख लाल नजर को इसका संपादक माना गया, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो इंडियन ओपिनियन जो था, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो वो थे मनसुख लाल नजर थे। ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार रिपीट होता है। जो क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं उसके आसपास से भी, और जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है वो भी रिपीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट का भी ला सकूं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो दादा भाई नौरोजी के विषय में इनमें से क्या असत्य है वो पूछ रहा है। असत्य, देखिए असत्य पूछ रहा है। तो वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया। तो ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 4 बार नहीं की थी, उन्होंने 3 बार की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। 3 बार कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। ये ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था। बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था। बी आंसर हो जाएगा। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह कथन मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर प्रसिद्ध जर्मन संस्कृत वेता व भाषा शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में व्यक्त किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में व्यक्त किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। तो इनमें से कौन सा कालानुक्रम सही है ये पता करना है। तो इनमें सबसे पहले एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, ये पहले होगा। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, इसके बाद ये हुआ, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 और बीजी तिलक का निधन, ये इसके बाद में। तो 2, 3, 4 और 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। देखिए व्याख्या से देख लेते हैं। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट अधिनियम पास फरवरी 1919 में पास हुआ रॉलेट अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम पास होने के बाद फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ? तो नवंबर 1919 को हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन नवंबर 1919 में, और फिर बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो एससी बोस सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये भी सही है।
और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है, लेकिन फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये जो है दुर्गा दास का है। ठीक है, दुर्गा दास का है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ध्यान रखेंगे इसको। डी सही नहीं है इनमें से, किसका है? दुर्गा दास का है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह 1940 में जो हुआ था, विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह। ठीक है, पहले सत्याग्रही थे व्यक्तिक सत्याग्रह के, जो 1940 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक किससे जुड़े हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जुड़े हैं होम रूल आंदोलन से। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन जो 1916 में हुआ था। और अरुणा आसफ अली किससे? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। और सरोजनी नायडू धरसना रेड से संबंधित है। ठीक है, सरोजनी नायडू धरसना रेड से। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्रेशन देख लीजिए, इससे पता चल जाएगा। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन 1916, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सरोजनी नायडू धरसना रेड 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो रफीक जकारिया थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे रफीक जकारिया। ठीक है, रफीक जकारिया, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ये बोला था किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट हो जाता है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन जो था वो सांत्वना पुरस्कार कहा था। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित कौन नहीं है? तो भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सुमेलित नहीं है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका है? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। देखिए, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका? श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। बाकी बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल सही है। लाला राम शरण दास का द ड्रीम लैंड, लाला राम शरण दास सही है। और भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ बम किसका? भगवती चरण बोहरा का। और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका? तो श्याम जी कृष्ण का है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण का है, भगत सिंह का नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देखिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो अबुल कलाम आजाद ने। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आजाद, जो कि अभी तक बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, ने गोविंद वल्लभ पंत द्वारा पेश माउंटबेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था, परंतु उन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया। वे मतदान से अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ए आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को क्राउन की स्वीकृति के साथ पास कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था? तो किसने माना था? तो एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने माना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने माना था। ये आंसर हो जाएगा। कराची संकल्प को 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन में पास किया गया था। इस अधिवेशन से पहले ही गांधी जी को जेल से रिहा किया गया था तथा गांधी इरविन समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर कीचनू ले लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो डॉक्टर कीचनू ले। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति और क्षेत्र, इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बिरहोर कहाँ मिलता है जनजाति, किस क्षेत्र में? तो बिरहोर जो है झारखंड में, बिरहोर जनजाति झारखंड में है। भूटिया कहाँ है? तो भूटिया सिक्किम में। और टोडा कहाँ है? तो टोडा तमिलनाडु का जनजाति है। और सेंटनलीज जो है अंडमान और निकोबार, सेंटनलीज जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। ध्यान रखेंगे। बिरहोर जो है बिरहोर झारखंड में, भोटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु और सेंटनलीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही है, भारत की पश्चिम घाटी की नदियां जो है, भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सही है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, इस वजह से ही डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, सही है। वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं
अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, तो ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, ठीक है, घटते हुए क्रम में, तो इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। रेलवे लंबाई की दृष्टि से प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? तो जो उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अटलांटिक वही व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज नहर और उत्तरी अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक इनमें है सबसे व्यस्ततम। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अटलांटिक काफी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो कनाडा है इनमें से, ये आंसर हो जाएगा। उक्त देशों में कनाडा को यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किस में? तो जापान लगभग आत्मनिर्भर है बॉक्साइट, लौह अयस्क, तांबा, खनिज तेल, तो तांबा में लगभग आत्मनिर्भर है जापान, सी आंसर हो जाएगा। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मैच करने वाला। तो बीली विली कहाँ आता है? तो बीली विली जो चक्रवात है, ये सब चक्रवात कहाँ आता है? तो चक्रवात से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, बस विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ आता है? तो हरिकेन जो आता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। और टाइफून कहाँ आता है? तो टाइफून जो आता है चीन में आता है। और वोगियो जो है, वोगियो कहाँ आता है? तो वोगियो फिलीपींस में आता है, ठीक है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। विली कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन में, वोगियो फिलीपींस में आता है, ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी बार रिपीट होता है चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में कौन पाया जाता है शीतोष्ण घास के मैदान? तो स्टेपीज जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज जो है कहाँ मिलता है? तो यूरेशिया वाले एरिया में। और डाउन्स कहाँ? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। वेल्स कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। प्रेरीज कहाँ मिलता है? तो उत्तरी अमेरिका में मिलता है प्रेरीज। ये सभी जो हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। देखिए डाउन्स कहाँ? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में कौन पाए जाते हैं? तो स्टेपीज है, काफ़ी बार रिपीट होता है घास का मैदान, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं मुख्य रूप से वृक्षनुपमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वृक्षनुमा प्रवाह के इस प्रारूप का विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब सबसे कम होता है तो कब होता है? वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में होता है, ठीक है, वायु दाब सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है हैदराबाद में। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है कौन? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या जोड़ता है किसको? तो इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है, ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? तो इलाहाबाद से हल्दिया को। प्रयागराज अब हो गया है इलाहाबाद का नाम, तो प्रयागराज हल्दिया, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो 4 समझौते हैं, ध्यान रखेंगे। एजेंडा 21 काफ़ी बार पूछा जाता है, इसमें कितने समझौते हैं? तो 4 समझौते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 पारित किया गया था तथा सभी राष्ट्रों से प्राकृतिक संतुलन बनाने व प्रदूषण रोकने में सहयोग की अपील की गई थी। यह 300 पेज का दस्तावेज है, जिसे 40 अध्यायों एवं 4 वर्गों में बांटा गया है। नोट आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। ठीक है, ए मतलब कि एजेंडा 21 में कितने समझौते? तो 4 समझौते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्तप्राय नहीं, और एशियाई जंगली कुत्ते असुरक्षित, ये भी नहीं। सुनहरे लंगूर विलुप्तप्राय और हुल्लाक गिब्बन विलुप्तप्राय, ये सही है, लेकिन बी और डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच कर्मता जो है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। व्यापक नीच कर्मता, ए आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी कर्मता, व्यापक नीच कर्मता निकेत का सिद्धांत जोसेफ ग्रिनेल ने प्रतिपादित किया था। इसके अंतर्गत किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के साथ क्रियात्मक भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है। पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में उस प्रजाति के आहार श्रृंखला व ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा होगा, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्षों में कम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, बी आंसर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो कौन है? तो पश्चिमी घाट जो है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी, तो इसमें से पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, ये आंसर हो जाएगा। जैव विविधता से आशय है विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व वनस्पति जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट व हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए
वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए कितना, तो 33% होना चाहिए। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, 33% होना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%, सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, सी आंसर होगा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। काफी बार रिपीट होता है तो उसको ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम